ठीक है, हो गया। हाँ, हो गया ना। हो गया, बंद करूं? हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून तो हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर कंपनीज फाइनल अकाउंट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। एक पब्लिक कंपनी पर अपने मैनेजरियल पर्सन को रेम्यूनरेशन देने की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उसके कम दिया जा सकता है पर उससे ज़्यादा नहीं। और मैनेजरियल पर्सन में हमने कल स्टार्ट किया था कि मैनेजरियल पर्सन में कौन कौन आता है। न सी आता है, न सी एस आता है, सिर्फ वो आते हैं जो एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हो, चाहे वो सी हो, सी एस हो, कोई भी ह्यूमन बींग हो जो एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हुआ हो। तो डायरेक्टर और मैनेजर्स आते हैं मैनेजरियल पर्सन में। अब डायरेक्टर फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, कोई भी हो। अब उसके बाद हमने समझा था कि ये लिमिट जो एप्लीकेबल है रेम्यूनरेशन की मैक्सिमम, इसे पब्लिक कंपनी पर एप्लीकेबल है, प्राइवेट पे नहीं। प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर को, मैनेजरियल पर्सन को चाहे जितना रेम्यूनरेशन दे सकती है दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पब्लिक कंपनी कितना दे सकती है मैक्सिमम, वो हम पढ़ेंगे। इवन पढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया है। उसमें हमने कहा था कि वो लिमिट डिपेंड करती है कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं। यदि कंपनी में लॉसेस हैं या प्रॉफिट थोड़े से हैं, तो फिर ये लिमिट हम जो पढ़ रहे हैं ये काम की नहीं है। फिर वो पर मंथ एक अमाउंट में बताऊंगा, 3 लाख पर मंथ, 4 लाख पर मंथ, 5 लाख, वो बताऊंगा मैं बाद में। पर मंथ वाली अमाउंट में लिमिट एप्लीकेबल होती है। लेकिन हम जो अभी पढ़ रहे हैं इनके साथ सफिशिएंट प्रॉफिट, आपको ये दिमाग लगाने की सच वैसे जरूरत है नहीं कि सफिशिएंट प्रॉफिट क्या होता है, पर वो में हो सकता है सफिशिएंट प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट का जो भी है हमने पढ़ा था, कंपनी रेट में लिमिट क्या बताई गई है। लिमिट मतलब इसमें हमें बेटा 2 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। वो सेक्शन हमें कोई प्रैक्टिकल में जरूरत नहीं है, फिर भी हमें 2 सेक्शन तो याद रखने पड़ सकते हैं, रख लेना चाहिए। 197, 198, 197, 198 बेटा 190 मैंने शायद वो हो सकता है मैंने आपको 198 की जगह 197 की जगह 198 लिखवा दिया हो, वो देख लेना। 197 में दी गई है आपको कि हम कितना दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं, उस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है वो 198 में बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए 198 है, क्योंकि प्रॉफिट जो निकाला जाएगा, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 198 में निकाला जाएगा और लिमिट बताई गई है 197 में। बेटा वो लिमिट क्या क्या है, यदि जो फुल टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनकी लिमिट है पर पर्सन इंडिविजुअल 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, एक व्यक्ति की। और कंपनी में एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर हो तो उन सबकी मिलाकर 10% एग्रीगेट है। ऑल होल टाइम डायरेक्टर, चाहे 3 हो चाहे 4 हो। और फिर दूसरा पढ़ा था अपने पार्ट टाइम या अदर डायरेक्टर। जो अदर डायरेक्टर है अदर देन होल टाइम, उनकी लिमिट क्या है, उनकी लिमिट क्या है 1% या 3%। यदि कंपनी में एमडीज नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तो सारा काम कौन देखते हैं भाई, यही पार्ट टाइम वाले, इनको 3 दो, इनको 3 दो, सबको मिलाकर ग्रुप लिमिट। इंडिविजुअल लिमिट है ही नहीं। देखिए जी कंपनी में होल टाइम भी है, फुल टाइम भी है, तो इनको सिर्फ सबको मिलाकर 1% दिया जाएगा। फिर मैंने कहा था 11% ओवरऑल लिमिट है, 11%, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे होल टाइम, फुल टाइम, पार्ट टाइम, ये वो मैनेजर, सब मिलाकर, सबकी मिलाकर एक कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का 11% से ज़्यादा नहीं दे सकती मैनेजरियल पर्सन को। यानी प्रॉफिट का कम से कम 89% तो बचेगा ही फॉर इक्विटी, फॉर शेयर होल्डर। अब एग्जाम में ये परसेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये हमने पढ़ा कि 5%, 10%, 1%, 3%, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी। अब हमें पढ़ना क्या है, ये नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। आज हम पढ़ेंगे ये नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है, यही तो सबसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये परसेंट लगाना तो बच्चों का गेम है, ये परसेंट रट कर लगाना तो बच्चों का गेम है, और आप भी वैसे बच्चे ही हैं।
लेकिन नेट प्रॉफिट निकालना एक थोड़ा सा डिफरेंट टास्क है। कंपनी में एक अलग ही नेट प्रॉफिट निकलेगा मैनेजर पर्सन के लिए, एक अलग नेट प्रॉफिट हम आज पढ़ने वाले हैं। वो नेट प्रॉफिट का 5, 10, 1, 3, 11% लगेगा। तो वो नेट प्रॉफिट हमारा जो होगा, वो नेट प्रॉफिट वो वाला नहीं होगा जो हमारी बुक्स में आया है। वो नेट प्रॉफिट नहीं होगा जो हम स्टेटमेंट ऑफ पीरियड बना के निकालते हैं। हाँ, उससे उसी को बेस बनाएंगे, लेकिन वही एज इट इज प्रॉफिट नहीं होगा। उसमें कुछ हेयर फेयर एडजस्टमेंट एडलेस करना होगा। फिर जो प्रॉफिट आएगा वो कहा जाएगा प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। तो हमें एक नेट प्रॉफिट और पढ़ना है। कल तक हम नेट प्रॉफिट पढ़ रहे थे, परसों तक नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बुक्स में जो नेट प्रॉफिट आता है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में निकलता है। वो भी हमने कई क्वेश्चन किए। हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये फाइनेंस कॉस्ट, ये कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स। लेकिन यहां जो नेट प्रॉफिट एक को निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। ये नेट प्रॉफिट कैसे निकले ये बताया गया है सेक्शन 198 में। तो हमें अब पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198। हाँ, ये नया प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट में क्या क्या करना है बेटा, आज मैं आपको बताऊं। मुझे बताने की इच्छा हो रही है कि कंपनी में 3 तरह के प्रॉफिट निकलते हैं। 3 तरह के नेट प्रॉफिट निकलते हैं एक साल में। एक नेट प्रॉफिट वो जो बुक्स में निकलता है एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। एक पब्लिक कंपनी में ये 3 नेट प्रॉफिट निकलते हैं एक साल में। यानी वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट का लोड कितना, 3 नेट प्रॉफिट निकालो। एक नेट प्रॉफिट कौन सा, एज पर बुक्स, एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, वो बुक्स में होता है जो हमने पढ़ा कल तक, परसों तक। एक हम अब पढ़ने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन एज पर सेक्शन 198, कि वो नेट प्रॉफिट जिस पर हमें डायरेक्टर को शेयर देना है, जिसमें डायरेक्टर को 5, 11, 10, 11% देना है, वो वाला। और एक नेट प्रॉफिट निकलता है फॉर इनकम टैक्स पर्पस, जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में काम आता है। वो नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स होता है, वो टैक्सेबल प्रॉफिट होता है, वो भी रफ में निकलता है, वो भी रफ में निकलता है। ये जो हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे एज पर सेक्शन 198, ये भी रफ में निकलेगा फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, रफ में। ये सब रफ में, जोड़ एड ले सब रफ में होगा, बुक्स में नहीं। और एक नेट प्रॉफिट वो निकलता है यदि कंपनी का आपको इनकम टैक्स निकालना है तो एक टैक्सेबल प्रॉफिट अलग निकालना पड़ता है, वो भी रफ में निकलता है कि ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड। बुक्स में जो आपने खर्चा लिया हो सकता है इनकम टैक्स वाला अलाउ ना करे, तो जोड़ो। जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बुक्स में घटता है, लेकिन इनकम टैक्स में प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अलाउ नहीं, वो बेड डेट्स अलाउड है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट अलग निकलता है। तो हम आज तो अभी दूसरा वाला प्रॉफिट पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रॉफिट जो निकलेगा फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, ये रफ में निकलेगा, बुक्स में नहीं। हाँ, बुक्स के निकाले गए प्रॉफिट को बेस जरूर बना लेंगे ताकि फिर से वो नेट प्रॉफिट निकालना पड़े। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ले लेंगे, उसमें कुछ एडलेस कर लेंगे और एक नया नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन एज पर सेक्शन 198। अब ये प्रॉफिट क्या है, क्यों है, मैं बताता हूं आपको। देखिए, इस नेट प्रॉफिट का आप ये मान लो कि हम 5%, 2 मिनट के लिए हम बार बार ये नहीं बोल सकते 5 लगाने वाले हैं या 10 लगाने वाले हैं, 11 लगाने वाले हैं या 3 लगाने वाले हैं, 1 लगाने वाले हैं। ये नेट प्रॉफिट का स्टेटमेंट रफ वर्क होता है भाई मेरे, रफ वर्क होता है। तो ये कहीं बुक्स में नहीं जाता। रफ वर्क बोल रहा हूं, कोई रफ चीजें क्या जाती है डिस्क्लोजर में? भाई सब पूछ रहे हैं कि क्या बैलेंस शीट में अटैच होता है, मैं बोल रहा हूँ रफ वर्क होता है ये, है ना। तो बेटा हम रफ में ही करते हैं, हमें उससे मतलब नहीं। तो बेटा मैं बताना चाहता हूं कि नेट प्रॉफिट में क्या हेर फेयर एडजस्ट एडमिट करना, वो हम 5%। नंबर 1 बेटा, ये नेट प्रॉफिट वो जिसमें 5% हिस्सा हम देने वाले डायरेक्टर को, एमडी को। हम 2 मिनट के लिए 5% को बेस बना लेते हैं। आप कहेंगे सर 5 ही क्यों? क्योंकि मैं हर 5, 10, 11, 1, 3 किसको बेस बनाऊं? मैंने 5 बना लिया कि हमारे एमडी को हम इस नेट प्रॉफिट का 5% देने वाले हैं। तो इस नेट प्रॉफिट का 5% हम देने वाले हैं डायरेक्टर को। वो मैक्सिमम लिमिट है, यही देने वाली जरूरी नहीं है, इससे कम दे सकते हैं, ज्यादा नहीं, पर 5% तक दे सकते हैं तक। और 5% नेट प्रॉफिट का देने वाले हैं, मतलब हम प्रॉफिट में उसको पार्टनर बना लिए 5% तक के लिए। अब ये नेट प्रॉफिट में उसको किस प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाए, किस में नहीं, कौन सा खर्चा वो बियर करेगा, कौन सा नहीं, कौन से नेट प्रॉफिट में उसे सब मिलेगा, किस में नहीं, समझो। आपको मैं 1 बाय 1 लेता हूं एग्जांपल। और आप जानते बेटा, डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बदलते रहते हैं। आज 2 कंपनी में 3 साल ये रहा, हो सकता है कंपनी बदलते किसी को कि यार भाई अब कंपनी का काम ये देखेंगे। कंपनी में फुल टाइम डायरेक्टर बदल सकते हैं, तो हम जानते हैं मुकेश भाई अंबानी वगैरह, तो ये तो बने रहते हैं। लेकिन अदर कंपनी में बेटा डायरेक्टर होता ना, आज जिसे ज्वाइन किया अब कोई आ गया। जैसे अब हम टाटा की बात करें तो साइरस मिस्त्री आए थे, फिर कोई आ गया, फिर वो रतन टाटा चले गए वगैरह, तो चलता रहता है बेटा। तो डायरेक्टर, एमडीज, होल टाइम डायरेक्टर बदल सकते हैं। हाँ, अमेजन भी आप एग्जांपल जो भी लेना चाहें। अब बेटा कंपनी ने एक जमीन खरीदी थी आज से 30 साल पहले। वो जमीन खरीदी थी कंपनी ने 50 लाख में,
आज बिकी वो 50 करोड़ में, कंपनी को हेवी कैपिटल प्रॉफिट हुआ, जमीन बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ ये कैपिटल नेचर का होता है। क्या ये प्रॉफिट में डायरेक्टर को हिस्सा देना चाहिए 5%? इस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड जैसे कैपिटल प्रॉफिट में डायरेक्टर को हिस्सा देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, नहीं देना चाहिए। इसलिए पहली चीज तो हमने आज क्या पढ़ी, क्या समझी, आपने दिमाग खुद ने लगाया कि कैपिटल प्रॉफिट में डायरेक्टर को हिस्सा नहीं दिया जाए। कंपनी ने अपना 10 बिजनेस में एक बिजनेस ही बेच दिया, कंपनी ने 10 बिजनेस में एक बिजनेस बेच दिया, 10 लाइन ऑफ बिजनेस में एक लाइन ऑफ बिजनेस बेच दी, और पैसा तो लगाया शेयर होल्डर का। एक बिजनेस बेच दिया, इसमें प्रॉफिट हो गया, बिजनेस बेचने पर बुक वैल्यू ऑफ उस बिजनेस की बुक वैल्यू कम थी, बिका ज्यादा पर, तो ये कैपिटल प्रॉफिट है। बिजनेस से प्रॉफिट नहीं हुआ, बिजनेस तो डायरेक्टर चलाता है, बिजनेस तो डायरेक्टर चलाता है, उसका प्रॉफिट तो डायरेक्टर को मिलेगा, लेकिन ये बिजनेस से प्रॉफिट नहीं हुआ, बिजनेस के बेचने से प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस नहीं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस में तो डायरेक्टर हिस्सा लेगा, लेकिन ये तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिजनेस है, इसमें डायरेक्टर को हिस्सा क्यों दे? और तो एक तो बिजनेस बिक रहा है और उसको हिस्सा दें, तो लैंड बिकी, तो कैपिटल प्रॉफिट में डायरेक्टर को हिस्सा नहीं देते हैं। यदि हमारी गलती से किसी वजह से हमारे नेट प्रॉफिट में, क्वेश्चन कहता है कि इस नेट प्रॉफिट में कैपिटल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, यदि हमारे नेट प्रॉफिट जो गिवन है क्वेश्चन में, यदि हमारे गिवन नेट प्रॉफिट में, यदि क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट दिया है और कहते हैं कि इसमें कैपिटल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? 5% लगाने के पहले क्या करना चाहिए बताओ मेरे बच्चों? माइनस कर देना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। ये समझदारी की बात हुई ना, सारे समझदार बच्चे फटाफट जवाब देते हैं सारी काम की बातों पर, तो इसको डिडक्ट कर देना चाहिए हमें। यदि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 80 करोड़ और क्वेश्चन कहता है कि हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, उसमें 5 करोड़ का, 80 करोड़ के नेट प्रॉफिट जो गिवन है उसमें 5 करोड़ का कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड जुड़ा हुआ है, तो लेस करो ना उसको, क्यों दे उस 80 करोड़ पर 5 करोड़ लेस कर दो। तो कैपिटल प्रॉफिट यदि जुड़ा है तो लेस करेंगे, इसलिए हमने समझा। तो हमें ये पहला एडजस्टमेंट हमने सीखा जो सेक्शन 198 में दिया गया है कि हमें कैपिटल प्रॉफिट में डायरेक्टर को हिस्सा नहीं देना है, हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर देना है, क्योंकि जो प्रॉफिट कमाने में डायरेक्टर की मेहनत, डायरेक्टर के एफर्ट्स लगे हैं उस पर देंगे, और बाकी भी क्यों दे। तो कैपिटल प्रॉफिट पर डायरेक्टर को हिस्सा नहीं देते हैं। लॉजिकल है? हाँ लॉजिकल है। तो यदि कैपिटल प्रॉफिट पर हिस्सा नहीं देना है, ये हमने मान लिया, और इसमें एक डेप्थ और छुपी हुई है। ब्रॉडली तो मैं कहूंगा कि कैपिटल प्रॉफिट दिखे तो उसको लेस कर दो, क्योंकि उसमें डायरेक्टर को हिस्सा नहीं देना है। कैपिटल प्रॉफिट में सेक्शन 180 के हिसाब से कैपिटल प्रॉफिट लेस कर देना चाहिए, ये नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है, तो हमें यदि इंक्लूड है तो लेस कर दो, इंक्लूड नहीं होना चाहिए ऐसा लिखा है। तो अब लेकिन एक इसमें गहराई वाली बात छुपी हुई है, और वो गहराई वाली बात बता दूं अभी या बाद में बताऊं? आते ही बम धमाका छूट जाएगा, चैप्टर शुरू होती ही धमाका आ जाएगा, अभी धमाका अभी से हो जाएगा, रेडी हो उस धमाके के लिए, बम फटने के लिए तैयार है? हाँ बम फटने के लिए तैयार है, तो बेटा एक काम करो, हाँ हाँ बस 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 अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं मेरे भाई लोग, यस यस यस। वो ये है कि असेट होती है एक डेप्रिसिएबल, एक होती है नॉन डेप्रिसिएबल। जैसे कि लैंड एक नॉन डेप्रिसिएबल असेट थी, मैंने एग्जांपल लिया था डेप्रिसिएबल असेट्स, नॉन डेप्रिसिएबल असेट लैंड। 5 करोड़ की जमीन बिकी 40 करोड़ में, 5 करोड़ की जमीन मतलब वो जमीन की ओरिजिनल कॉस्ट है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। जब खरीदी तब भी 5 करोड़, आज भी 5 करोड़, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। 5 करोड़ ओरिजिनल कॉस्ट है और बिकी 35 करोड़ में, 35 करोड़ का बिकी 5 करोड़ की जमीन बिकी 40 करोड़ में, 35 करोड़ का कैपिटल प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट में डायरेक्टर का हिस्सा नहीं हमने माना, और आपने भी माना, और ये लॉजिकल है कि उसमें हिस्सा नहीं देना चाहिए। तो ये कैपिटल प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सेल प्रोसीड। ये कैपिटल प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सेल प्रोसीड। तो इस चैप्टर में कैपिटल प्रॉफिट उसी को कहते हैं प्रॉफिट अबो ओरिजिनल कॉस्ट, सेल प्रोसीड अबो ओरिजिनल कॉस्ट को ही कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। जैसे इन्वेस्टमेंट है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास चला आ रहा है पिछले 6 सालों से। ये पैसा किसने लगाया? शेयरहोल्डर का पैसा लगा हुआ है, 6 साल पहले किसने लगाया? किसी डायरेक्टर ने, अब वो इन्वेस्टमेंट बिक गए। तो इन्वेस्टमेंट करना कंपनी का बिजनेस नहीं है, ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। यदि इन्वेस्टमेंट था 10 करोड़ का, उस पर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। 10 करोड़ क्या थी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, और बिका हुआ 18 करोड़ में, तो 8 करोड़ क्या आया कैपिटल प्रॉफिट, ये भी कैपिटल प्रॉफिट लेस होगा यदि जुड़ा है तो।
इसमें भी डायरेक्टर को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो कैपिटल प्रॉफिट मतलब सेल प्रोसीड माइनस ओरिजिनल कॉस्ट। तो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट का प्रॉफिट तो हमेशा यही होता है जो मैं बता रहा हूं, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट का प्रॉफिट तो हमेशा वही होगा, सेल प्रोसीड लेस कॉस्ट। लेकिन डेप्रिसिएबल एसेट में एक दिक्कत आ जाती है, डेप्रिसिएबल एसेट में हमें कुछ नई बात लॉजिक से, दिमाग से समझनी पड़ेगी। और मैं मानता हूं आज सब अच्छा दिमाग लेकर बैठे हैं, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर बेटा हम ये लिखेंगे सब बाद में ना, पहले अभी समझ लेते हैं पहले एक बार। जैसे कि यह है बिल्डिंग, बेटा बिल्डिंग तो एक डेप्रिसिएबल एसेट्स है, इसकी कॉस्ट थी 20 लाख, मैं 20 लाख मान लेता हूं। इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 लाख, इसकी WDV 5 लाख। ठीक है बेटा, अब ये असेट सोल्ड एट 22 लाख, ये बिल्डिंग बिकी 22 लाख में। तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 17 लाख हुआ। अब इसमें से कैपिटल प्रॉफिट अलग करो और अदर प्रॉफिट, मतलब ये कहा जाए एक तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट जिसमें डायरेक्टर को हिस्सा नहीं मिलेगा वो अलग करो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसमें हिस्सा मिलेगा अलग करो। बेटा आपको मैं रूल बताऊं, एक रूल से एक लॉजिक से आज सब समझेंगे, रूल भी लॉजिक भी। रूल तो क्या है, कैपिटल प्रॉफिट मतलब कॉस्ट, सॉरी सेल प्रोसीड लेस कॉस्ट। कैपिटल प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सेल प्रोसीड माइनस ओरिजिनल कॉस्ट। सेल प्रोसीड 22, ओरिजिनल कॉस्ट 20, ये है कैपिटल प्रॉफिट। और बचा कितना, तो बचा 15 बचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यदि 17 लाख का प्रॉफिट पीएल में जुड़ा हुआ है, 17 लाख का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग पीएल में क्रेडिट पड़ा है, पीएल नेट प्रॉफिट में 17 लाख जुड़ा हुआ है, तो उसमें से 2 लाख लेस कर दिया जाएगा, उसमें डायरेक्टर को हिस्सा नहीं दिया जाएगा, और 15 लाख जुड़ा रहने दिया जाएगा, उसमें डायरेक्टर को हिस्सा दिया जाएगा। बेटा ये तो हमने रट लिया कि कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या, ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर जो मिला, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर की जो सेल प्रोसीड है उसी को इस चैप्टर में कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या, लॉजिक है क्यों 15 लाख के प्रॉफिट में डायरेक्टर को हिस्सा दिया जाए, ये मैं आपसे पूछता हूं। मैं क्या बताऊं, हमारे कुछ जवान, हमारे कुछ बच्चे, हमारे कुछ गर्ल्स बॉयज वो बताएंगे। विदुषी अग्रवाल, हिरल, बेटा आप सोचो, ये जो 15 लाख का डिप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन वो जो प्रॉफिट में से लग चुका। अब मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा, अब सुन लो, मैं आपके चैटिंग नहीं देख रहा हूं, आप लिखते रहो। अब मेरी बात सुनो, नहीं तो आप लिखते रह जाओगे और ये पॉइंट आपके हाथ से निकलेगा। मैं दूसरी बार नहीं बताने वाला, पहली और आखिरी बार लॉजिक रिपीट नहीं होता, वो रटवाया नहीं जाता। 15 लाख डिप्रेशन अभी तक लग चुका है, तो ये डिप्रेशन डायरेक्टर ने बियर किया कि नहीं किया, ये डिप्रेशन डायरेक्टर ने पहले बियर किया, क्योंकि जब नेट प्रॉफिट निकाला गया होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट निकालते वक्त तो डिप्रेशन लगा ही होगा ना, तो डिप्रेशन तो डायरेक्टर ने बियर किया कि नहीं किया। हाँ, पिछले नेट प्रॉफिट जो निकले होंगे
जिसमें डायरेक्टर को हिस्सा दिया गया होगा वो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त डेप्रिसिएशन घटा होगा, और डेप्रिसिएशन तो एक बिजनेस एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग आइटम है, वो तो डायरेक्टर ने बियर किया होगा डेप्रिसिएशन, और वही डेप्रिसिएशन जब वापस रिकवर हो जाए, जब डेप्रिसिएशन लगा था तो डायरेक्टर ने बियर किया था, वो डेप्रिसिएशन कंपनी को वापस मिल जाए, रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो बिजनेस प्रॉफिट माना जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब लगा था तो उसको बिजनेस एक्सपेंस माना गया था, वही रिकवर हो जाए तो उसे बिजनेस इनकम ही माना जाएगा। इसलिए क्योंकि डायरेक्टर ने 15 लाख पहले बियर किया था, आप देखो 15 लाख वो क्या है, वही डेप्रिसिएशन जो लगा हुआ है, तो इसलिए डायरेक्टर को 15 लाख में हिस्सा मिलेगा। देखिए बेटा, आपको जो 22 मिला है ना, ये 22 के मैं 3 से करूं, ये जो सेल प्रोसीड है ना बेटा, बेटा इस सेल प्रोसीड में आप देखो 3 चीज मिली है, इनसे देखो आप, तो सेल प्रोसीड में बेटा 22 में तो मिला है प्रोसीड अबो कॉस्ट, और जो हमारी बुक वैल्यू है ये तो मिला है अबो कॉस्ट, और जो ये 5 मिला है ये तो मिली है बुक वैल्यू, और 17 क्या मिला है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप देखो बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, बुक वैल्यू क्या थी, WDV 5, हाँ 22, और ये डेप्रिसिएशन तो 15 है ना, तभी तो डेली, हाँ देखो बेटा ये मिला है, ये 22 लाख का ब्रेकअप समझ लो, हमें जो 22 लाख मिला है बेटा, देखो 22 लाख हम क्या बोल रहे हैं कि 22 मिला, 22 माइनस 5 और 17, और इसके हमने 2 हिस्से किए 5, इसके 2 हिस्से किए 2 और 15, तो 2 प्लस 15 इक्वल टू 17, और 17 प्लस 5 इक्वल टू 22, तो ये 22 के 3 हिस्से हो रहे हैं। 17 में क्या क्या मिला, 5 तो क्या मिली, वो वैल्यू जो हमने राइट ऑफ नहीं की थी, 5 बुक वैल्यू मिली, 5 तो बुक वैल्यू मिली, 5 तो बुक वैल्यू मिली, और बुक वैल्यू को प्रॉफिट नहीं मानते, क्योंकि 5 तो जो बुक्स पे लिखा था वो मिलना, बुक पे लिखा हुआ चीज मिलना प्रॉफिट नहीं मानते, उसके ऊपर मिला 17, 17 को हम प्रॉफिट मानते हैं, 17 में 2 और 5 15 अलग अलग किया, तो बेटा इसमें आप देखो, इसमें इसमें डायरेक्टर को इस 22 लाख की प्रोसीड में 2 लाख में हिस्सा नहीं देना डायरेक्टर को, और 15 लाख में देना है, क्योंकि 15 लाख ही डायरेक्टर ने पहले बियर किया था, इसलिए उसको हिस्सा उसी में मिलेगा बस। तो 5 लाख की तो WDV है, 5 लाख तो अभी तक राइट टाइम नहीं हुआ था, वो मिला, 5 लाख के ऊपर मिला 17 लाख, तो ये है 17 लाख का प्रॉफिट। बुक वैल्यू मिली 5 लाख, उसको प्रॉफिट नहीं माना, उसके मिला 17 लाख, उसको प्रॉफिट माना, वो 17 में 5 2 लाख तो अबो कॉस्ट है, और 15 लाख क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बेटा 15 लाख में डायरेक्टर को हिस्सा मिलेगा। इसलिए तो जो डायरेक्टर ने बियर किया है पहले, उस पर तो उसे हिस्सा मिलेगा, पर जो बियर नहीं किया उस पर हिस्सा क्यों दे, और जो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर मिला उसमें तो डायरेक्टर का, मैंने आपको पहले बता दिया, पहले समझ लिया, लैंड के ऊपर, लैंड पर के प्रॉफिट पर डायरेक्टर को हिस्सा नहीं देने का रीजन बता दिया, तो मैं ये फिर से नहीं बताऊंगा। अभी बच्चा एक पूछ रहा 2 लाख पे क्यों नहीं दिया, कैपिटल प्रॉफिट पे हिस्सा क्यों नहीं दिया, भाई हम पहले बार समझ चुके कि कैपिटल प्रॉफिट पे डायरेक्टर को हिस्सा नहीं देते, अब कितनी बार बताऊंगा बेटा। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कि यदि इस चैप्टर में कैपिटल प्रॉफिट, तो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स, ये बेटा अब इसको आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो यहां पर मतलब क्या हुआ, कैपिटल प्रॉफिट मीन्स कैपिटल प्रॉफिट, उसमें पहले नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स लाइक लैंड, इन्वेस्टमेंट, और दूसरी होती है डेप्रिसिएबल एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर, ईटीसी। इसमें बेटा क्या ध्यान रखना है,
entire profit on sale of this asset is capital profit. नॉन डेप्रिसिएबल असेट में जैसे कि लैंड, इन्वेस्टमेंट, इसमें डेप्रिसिएशन होता ही नहीं, तो इसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही होता है. सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट ऑफ असेट, यही होता है इसके अंदर. तो इसमें तो डब्ल्यूडीबी होती नहीं है. हाँ लिख लो, ये आपको लिखना है या मैं पीडीएफ भेज दूंगा, लिख लो. कैपिटल प्रॉफिट का मतलब इस चैप्टर में नॉन डेप्रिसिएबल असेट में जो भी प्रॉफिट है, लैंड और इन्वेस्टमेंट पर जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है. बेटा ये अब लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. आप ये लिख लो ना बेटा. पूरा लिखना है क्या, यहां से लिखना है क्या? बेटा आप पीडीएफ भेजने की बात मत किया करो, मैं पीडीएफ भेजना बंद ही कर देता हूँ. आप तो ऐसा करता हूँ, मैं पीडीएफ भेजना बंद कर देता हूँ. पीडीएफ भेजने की बात बच्चे करते कि सर पीडीएफ भेजा करो, तो रोज भेजें, उसके बाद पीडीएफ भेजने की बात करते हो तो बड़ा इरिटेशन होता है बेटा. मुझे इरिटेशन होता है कि हमारे अच्छे बच्चों की चीज़ें देख नहीं पाता हूँ, ये सर पीडीएफ भेजो पीडीएफ भेजो. तो अब हम पीडीएफ तभी भेजेंगे जो बच्चा रिक्वेस्ट करेगा उसी को पीडीएफ भेजेंगे आगे से. चलो अब आप पीडीएफ भेजो तो हम लिखवाएंगे, भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजते हैं. रोज पीडीएफ भेजो सर, पीडीएफ भेजो सर, क्या इरिटेशन करते हो बेटा. मुझे आपको बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाना है, काम की बातें करो बेटा. मेरे अच्छे बच्चों का ध्यान नहीं रहता उनके ऊपर कि वो क्या बात करते हो. ये बताओ ये लिखना है कि नहीं लिखना है? चलो मैं करता हूँ, एक काम करो, आपसे पूछना बड़ा मुश्किल है, अभी सब जवाब मैं कह दूंगा. मैं फटाफट लिखता हूँ, आप मत लिखो. मैं आज सब आप बाद में लिख लेना, जब पीडीएफ भेजना है तो आज में लिख लेना बाद में. और इसमें कैपिटल प्रॉफिट मीन्स सेल प्रोसीड अबो ओरिजिनल कॉस्ट. अबो एग्जाम्पल इन्हें बता दिया कि यदि प्लांट मशीनरी है, बिल्डिंग है, इसमें यदि आपको कैपिटल प्रॉफिट पता करना है तो इसमें कैपिटल प्रॉफिट तभी होगा जब आपको ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर ज़्यादा मिल जाए. उसमें डायरेक्टर को शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने डायरेक्टर ने उसको बियर नहीं किया था, तो उसको शेयर भी क्यों दिया जाए. लेकिन डेप्रिसिएशन उसने बियर किया था, तो वहां तक. तो हमारे इस एग्जाम्पल में मैंने बताया कि हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी 20, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 15, डब्ल्यूडीबी थी 5. बाय लक ये बिल्डिंग बिकी 22 में, 22 में, तो हमें बुक प्रॉफिट हुआ 17 क्योंकि 5 के ऊपर जो मिला उसी को प्रॉफिट माना हमने. तो 5 तो प्रॉफिट है ही नहीं, क्योंकि वो तो बुक वैल्यू मिली. तो 22 में से 5 तो मिली बुक वैल्यू. 22 में से क्या बोला मैंने, 5 प्लस 15 प्लस 2 है ना ये. तो 5 तो बुक वैल्यू मिली, तो उसके ऊपर जो 17 लाख मिला, 17 के 2 हिस्से हैं, 17 में 15 तो मिला, जो डेप्रेशन हम लगा चुके थे वो रिकवर हो गया. वही 22 लाख मिल गया. हमने ये बिल्डिंग खरीदी 20 लाख में, 22 लाख मिल गई, तो जो डेप्रेशन जो लगाया था 15 लाख वो भी तो रिकवर हो गया कि नहीं हो गया. तो 15 लाख का रिकवरी ऑफ डेप्रेशन तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइक माना जाकर के उसमें डायरेक्टर को हिस्सा देंगे, क्योंकि डेप्रेशन डायरेक्टर ने पहले बियर किया था प्रॉफिट निकालते वक्त, तो उसको इसकी रिकवरी होने पर डायरेक्टर को शेयर देंगे. लेकिन 2 लाख के प्रॉफिट में डायरेक्टर को शेयर नहीं देंगे, क्योंकि ये जो कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट के लिए माना गया है कि डायरेक्टर का इसमें कोई रोल नहीं, भली जो भी हो, ये तो कॉस्ट से भी ऊपर प्रॉफिट मिल गया, जैसे मैंने कहा लैंड पे बताया था, तो इस पर डायरेक्टर को हिस्सा नहीं देते हैं. तो ये मैंने बता दिया आपको कि इसमें हिस्सा मिलेगा. shall not be included in net profit as per section 198. और ये shall be included in net profit as per
सेक्शन 198। ठीक है बेटा, तो मैं बस आपकी प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल और, एग्जांपल 2, यदि आपको ये दिया गया है P&L और यहां दिया गया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये दिया गया है 7 लाख, और अदर इंफॉर्मेशन बिल्डिंग ओरिजिनल कॉस्ट, बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट थी और यहां पर प्रॉफिट हुआ है 7 लाख का, और सेल प्रोसीड बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट मैंने ली है 30 लाख और सेल प्रोसीड मैंने ली है 35 लाख। तो यहां पर फाइंड आउट एक मिनट, हाँ ठीक है, फाइंड आउट कैपिटल प्रॉफिट। तो बड़ा सिंपल है, सिंपल तो ये है सेल प्रोसीड 35, ओरिजिनल कॉस्ट 30, ये आ गया कैपिटल प्रॉफिट 5। हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट जो गिवन है जिसमें जुड़ा है इंक्लूडेड प्रॉफिट ऑफ 7 लाख, इस नेट प्रॉफिट जो है जिसमें 7 लाख जुड़ा है, डेफिनेटली ये नेट प्रॉफिट जो यहां निकला होगा इसमें 7 लाख जुड़ा हुआ है, तो 7 लाख में से मैं क्या कर दूं, लेस कैपिटल प्रॉफिट 5 लाख, 5 लाख माइनस कर देंगे बस। तो सेल प्रोसीड अब ओरिजिनल कॉस्ट ही हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, वो हमको यहां से लेस कर देना नेट प्रॉफिट से, 7 लाख, तो 7 लाख में से 5 लाख लेस कर देंगे, मतलब 2 लाख जुड़ा रहेगा। ठीक है बेटा, इसको हम, और जैसे आपको पता है कि इसकी कॉस्ट थी 30 लाख और इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो पता नहीं, ये WDV होगी और WDV, और देखिए 35 लाख में बिका है और 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो WDV कितनी होगी इसकी, 28 लाख की WDV होगी कि नहीं होगी बेटा, 35 लाख में बिका है और प्रॉफिट 7 लाख बोल रहे हैं, मतलब WDV 28 लाख होगी, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, सिर्फ 2 लाख, ये हमको पता। अब देखो बेटा, हमको जो सेल प्रोसीड हुई है 35, इस 35 में क्या क्या है, बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी बेटा, बुक वैल्यू थी 28 बुक वैल्यू थी, और बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो रिकवर हुआ वो कितना हुआ, 2 लाख, और जो 5 लाख मिला वो अबो कॉस्ट। तो बेटा ये है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से 2 लाख तो हमने जुड़ा रहने दिया और 5 लाख लेस कर दिया, 2 लाख इसलिए जुड़ा रहने दिया कि 2 लाख डेप्रिसिएशन डायरेक्ट बियर कर चुके,
तो उसकी रिकवरी पर वो वापस उनके प्रॉफिट भी जुड़ जाएगा। ठीक है, बस ये हमने समझ लिया। आई होप इतना क्लियर होगा, इससे ज़्यादा समझाना मेरे बस की बात नहीं है। आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है। तो हमने अभी क्या समझा कि कैपिटल प्रॉफिट में डायरेक्टर का हिस्सा नहीं होता। तो बस ये समझा फाइनल कि नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स में लैंड की सेल पर हुआ प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट की सेल पर हुआ प्रॉफिट, पूरा पूरा प्रॉफिट कैपिटल ही होता है, वो पूरा लेस कर दो। लेकिन डेप्रिसिएबल असेट में कैपिटल प्रॉफिट कहां से लेस करना पड़ता है? डेप्रिसिएबल असेट के केस में कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है सेल प्रोसीड ओवर ओरिजिनल कॉस्ट। बस वही प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं, वही लेस करना है आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आएगा तब देखेंगे इसी। तो ये फंडा खत्म। हाँ, ये तो हो गया। अब इतने टफ पॉइंट के बाद थोड़ा इजी पॉइंट लेते हैं अपन। इतने टफ पॉइंट के बाद थोड़ा इजी वाला पॉइंट लेते हैं। वो ये है कि डायरेक्टर का रेम्युनरेशन निकालते वक्त, जो नेट प्रॉफिट चाहिए, वो नेट प्रॉफिट में हमको क्या करना है उसमें बताइए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जैसे लॉसेस, एक होता है बेटा एक्चुअल लॉस, एक होता है प्रोविजन फॉर लॉस। एक होता है एक्चुअल लॉस जैसे कि बैड डेट्स, और एक होता है प्रोविजन फॉर लॉस जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब डायरेक्टर को कौन सा वाला बियर करना लॉजिकल होगा और कौन सा नहीं। और मैं कभी कभी कौन सा वाला लॉस डायरेक्टर को बियर करना चाहिए लॉजिकली। एक्चुअल लॉसेस तो डायरेक्टर बियर करेगा नहीं करेगा। बेड डेट्स हो गई, ये तो बिजनेस लॉस है ना, बेड डेट्स रुपया डूब गया, माल बेचा भी तो इस डायरेक्टर के ऑब्जर्वेशन में था। बेड डेट्स तो डायरेक्टर बियर करेगा, भाई बिजनेस में डूबत हो गई, माल बेचा था उधार, वो नहीं रिकवर हुआ, तो ये तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक्चुअल लॉसेस तो डायरेक्टर बियर करते हैं, इसका मतलब प्रोविजन फॉर लॉसेस वो बियर नहीं करता। ये भाई मेरे कैपिटल लॉस वाला बंदा कहां से आ गया? अभी बात चल रही है प्रोविजन की और ये कैपिटल लॉस पे आ गया। ये बंदे तो बहुत कैसी बात कर रहे हैं बेटा, ये कैपिटल लॉसेस की अभी हम बात कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर लॉसेस, और वो आगे कैपिटल लॉसेस पर। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, तो डायरेक्टर क्या बियर करेगा और क्या नहीं करेगा। प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लॉसेस, यदि नेट प्रॉफिट में घटे हुए हैं तो प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लॉसेस यदि नेट प्रॉफिट में घटे हुए तो क्या करो, डायरेक्टर को बियर करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, उसको एड बैक कर दो, यस एड बैक कर दो। लेकिन एक्चुअल लॉसेस वो बियर करेगा। तो प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लॉसेस डायरेक्टर बियर नहीं करता। तो यदि नेट प्रॉफिट में प्रोविजन फॉर लॉसेस घटे हुए हैं तो वो जोड़ने पड़ेंगे, और एक्चुअल लॉसेस यदि नहीं घटे हैं तो घटाने पड़ेंगे। जैसे कि देखो बेटा, ये पॉइंट आया, नया पॉइंट। ये एक नया पॉइंट लेते हैं अपन। नेट प्रॉफिट गिवन 780 lakhs, provision for doubtful debts made during the year, ये था 15 लाख। एक्चुअल बेड डेट्स थी 9 लाख। फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198 फॉर मैनेजरियल रेम्युनरेशन। इसका सॉल्यूशन, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 786, किसी का 774, किसी का 786, किसी का 765। ओह 771 भी आ गया, 786 भी आ गया। 786 मैक्सिमम का आ रहा है, पता नहीं सही की गलत। 786 बेटा 780 लाख का प्रॉफिट है
और इसमें प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख का प्रोविजन बना हुआ है। हाँ ये सही बता रहा है। सुहान क्या नाम था जिसने 15 लाख लेस किया, 9 लाख जोड़ा, नाम दिखती नहीं बेटा, मुझे दिक्कत हो रही है। जिसने 15 लाख जोड़ा और 9 लाख घटाया, किसने किया था बेटा? 15 लाख जोड़ा और 9 लाख घटाया, किसने किया था? नाम एक बार फिर से देखने की कोशिश करता हूं मैंने ओहो नाम चला जाता है, सॉरी बेटा, सॉरी। अब तो बहुत सारे बच्चों ने कर दिया बेटा। 15 लाख क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने में प्रोविजन जो बनाया गया डेफिनेटली वो घटा हुआ है। प्रोविजन यदि मेड और प्रोविजन बनाया गया तो डेफिनेटली पीएनएल से बनाया गया होगा। तो जो प्रॉफिट दिया है 70 लाख का वो 15 लाख घटाने के बाद है। और डायरेक्टर प्रोविजन फॉर लॉसेस बियर नहीं करता, एक्चुअल लॉसेस बियर करता है। हाँ प्रोविजन वापस जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल 780 लाख। एड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15 लाख जोड़ दो। यह है प्रोविजन फॉर लॉसेस, यह है प्रोविजन फॉर लॉसेस, नॉट ए एक्चुअल लॉस। ये कोई एक्चुअल लॉस नहीं है। और चूंकि अब बेटा 15 लाख तो हमने जोड़ दिया कि डायरेक्टर बियर नहीं करेगा, भाई ये तो प्रोविजन है, क्यों बियर का? डायरेक्टर अभी लॉस हुआ का है, ये तो एक अकाउंट्स में बस प्रोविजन बना लिया गया, लेकिन उसको एक्चुअल लॉस तो बियर करना पड़ेगा ना। और जब प्रोविजन घटा हुआ है मतलब बेड डेट्स पीएल में घटी हुई नहीं है। जब प्रोविजन पीएल में घटता है तो फिर बेड डेट्स पीएल में नहीं घटती। कभी भी आपने बेड डेट्स भी पीएल में आई हो और प्रोविजन भी पीएल में आया हो, ऐसा नहीं होता। यदि प्रोविजन बनाया गया है तो प्रोविजन ही पीएल में आता है, बेड डेट्स को तो प्रोविजन से चार्ज किया जाता है। फिर यदि प्रोविजन बना हुआ होता है तो फिर बेड डेट्स को हम पीएनएल से नहीं प्रोविजन में डेबिट करते हैं। इसका मतलब पीएनएल में 15 लाख तो घटी हुई थी प्रोविजन, लेकिन 9 लाख पीएनएल में घटी हुई नहीं थी, लेकिन डायरेक्टर को 9 लाख तो बियर करवाएंगे ना, तो लेस बेड डेट्स। ये है एक्चुअल लॉस, ये तो वो बियर करेगा ना 9 लाख। ये जो आ रहा है 786 ये सही है। तो वो ऐसा है कि बेटा जैसे एक्चुअल लॉस मतलब लॉसेस डायरेक्टर को भी एक्चुअल लॉस भी रखा, लेकिन यदि कंपनी ने डिसाइड करके प्रोविजन ज्यादा बना दिया तो डायरेक्टर क्यों बियर करे भाई? जैसे सोचो अभी इस साल कंपनी में कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक बच्चा पूछ रहा सर ये प्रोविजन एड क्यों किया? बेटा मैंने फिर से बता देता हूं एक बार, प्रोविजन एड क्यों किया। मुस्कान सोडानी, बेटा प्रोविजन एड क्यों किया एक बार फिर बता देता हूं। जैसे इस साल फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन कल को एक्सीडेंट हो जाए तो कॉम्पनसेशन देना पड़ जाए, तो किसी एक साल के प्रॉफिट पर बर्डन ना आ जाए, इसलिए कंपनी ने क्या सोचा, हर साल 10-10 लाख प्रॉफिट पर चार्ज करना शुरू कर दो ताकि किसी एक साल की प्रॉफिट की पिक्चर डिस्टर्ब ना हो जाए। तो 10 लाख का बना दिया प्रोविजन फॉर एक्सीडेंट, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। बताओ क्या इस साल के डायरेक्टर को इस साल एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या इस साल के और ये डायरेक्टर तो बदलते रहते, मैंने कहा इस साल सोचो ना क्या ये 10 लाख डायरेक्टर को एक्चुअली बियर करना चाहिए। इसलिए अब ये नॉर्मल एबनॉर्मल में बात नहीं कर रहा हूं, जो है बस यही है बेटा। इसलिए वो 10 लाख यदि प्रॉफिट में घटा हुआ है तो वो डायरेक्टर बियर क्यों करे? अभी लॉस हुआ कहाँ, वो तो सिर्फ फ्यूचर के लिए बनाया गया प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेस है, प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट लॉसेस है, तो हम उसको डायरेक्टर को बियर क्यों करवाए? हाँ एक्चुअल लॉस हो जाए, वर्कर के हाथ पे टूट जाए और कॉम्पनसेशन देना पड़े, वो तो डायरेक्टर को बियर करना पड़ेगा ना। पर अभी तो सिर्फ बनाया प्रोविजन, हर साल सोचा 10-10 लाख बनाएंगे, जिस साल एक्सीडेंट हो गया उस साल उसी प्रोविजन से वो लॉस चार्ज कर लेंगे ताकि प्रॉफिट पर किसी एक साल के प्रॉफिट पर एक साल की प्रॉफिट की पिक्चर डिस्टर्ब ना हो, किसी एक साल का प्रॉफिट ड्रास्टिकली रिड्यूस ना हो जाए, इसलिए बनाया जाता है प्रोविजन। तो वो डायरेक्टर बियर क्यों करे, इतना समझाना मेरा काफी है, इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता। तो इसलिए प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट लॉसेस या प्रोविजन फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेस डायरेक्टर बियर नहीं करता, लेकिन एक्चुअल लॉसेस बियर करता है। तो आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यदि घटी हुई है डेफिनेटली वही घटी हुई होगी, बनाया गया होगा तो वो जोड़ दो,
और एक्चुअल बैड डेट जो अभी तक घटी हुई नहीं है वो डायरेक्टर ने बियर नहीं की, वो घटा दो, और वो जो नेट प्रॉफिट है उस पर 5%, 1%, 2-3% जो लगाना लगा दो। ये है नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन का एक और पॉइंट। तो प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट लॉसेस का एग्जांपल था ये, और भी कोई हो तो ये तो एग्जांपल था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और बैड डेट्स। ये पॉइंट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां पर प्रोविजन फॉर लॉसेस, प्रोविजन फॉर लॉसेस कॉन्टिंजेंट या एंटिसिपेटेड, will not be bear by director. So already deducted from net profit, then add back it in net profit. इसे नेट प्रॉफिट में एड बैक कर दो। बट एक्चुअल लॉसेस विल बी बियर बाय डायरेक्टर। तो डिडक्ट इट फ्रॉम नेट प्रॉफिट if not deducted previously, if not deducted previously, यदि पहले नहीं घटा है तो घटा दो। जैसे प्रोविजन जोड़ दिया क्योंकि वो प्रोविजन फॉर कॉन्टिन्यू लॉस था, और बैड डेट्स घटा दी क्योंकि वो घटी हुई नहीं थी, इसलिए उसको जोड़ दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स पे आगे भैया, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा एंटीसिपेट लॉस नहीं है, वो खर्चा है मेरे महानुभाव। प्रोविजन फॉर लॉसेस और की बात हो रही है, प्रोविजन फॉर सैलरी, प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये खर्चा है न कि लॉसेस। महानुभाव थोड़ा फर्क करो लॉसेस और एक्सपेंसेस में। प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये तो खर्चा है। वो प्रोविजन फॉर लॉसेस, एंटीसिपेटेड लॉसेस और कॉन्टिन्यूंट लॉसेस नहीं है, वो एक्सपेंसेस है। और बेटा मैं लिखने का टाइम तो दे नहीं रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग लिख रहे हैं कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो ये तो बाद में ही लिखना है आपको। तो ये भी हमारा पॉइंट खत्म हो गया। इसको आप अपने अपने हिसाब से, सब अपने अपने हिसाब से प्यार से लिख लेना, ठीक है। अब आपको जो भी डाउट पूछना है बेटा मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछो, ताकि मेरा फ्लो डिस्टर्ब ना हो। व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई आपको विद इन ए आवर दे दूंगा, विद इन ए 2 आवर, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट अबाउट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, कंपनी का नेट प्रॉफिट निकालने में हम प्रोविजन फॉर टैक्स घटाते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट कौन सा लिया जाए, आफ्टर प्रोविजन या बिफोर प्रोविजन? डायरेक्टर को कौन से प्रॉफिट में हिस्सा देना चाहिए? वैसे डायरेक्टर को किस वाले प्रॉफिट में हिस्सा देना चाहिए, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? मतलब ये इनकम टैक्स डायरेक्टर को, इनकम टैक्स डायरेक्टर बियर, अच्छा मैं ये पूछता हूं, चलो आप बता रहे हो आफ्टर टैक्स, ठीक है, और एक बता रहे हो बिफोर टैक्स। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, डायरेक्टर इनकम टैक्स, कंपनी का इनकम टैक्स बियर करेगा कि नहीं करेगा, ये बता दो मुझे। अच्छा चलो 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 चलो, एक मिनट, कौन कंपनी का है? वो कंपनी का है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गहलोत। सेपरेट लीगल एंटिटी वाली बात नहीं होती है,
ये कंपनी बिहेव करेगी, डायरेक्टर ने ही ये कहा है, किसी ने, नाम मैं देख नहीं पाता हूं। हाँ ये सही है कि वो कंपनी बिहेव करेगी, डायरेक्टर बिहेव नहीं करेगा। उसका रीजन समझो बेटा, मैं एक बार बोलूंगा, ये एक बार आपने सुन लिया तो दूसरी बार समझने की जरूरत नहीं बेटा, ये सुनने की जरूरत है, समझने के लिए तो दिमाग लगाना ही नहीं है, इतने सिंपल है। मेरी बात सुनो, डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, जो भी मिलेगा रेम्युनरेशन, वो डायरेक्टर के हैंड में टैक्सेबल है कि नहीं? तो डायरेक्टर को जो मिलता है रेम्युनरेशन, उस पर वो इनकम टैक्स भरता है कि नहीं भरता है? तो बेटा डायरेक्टर खुद एक टैक्सेबल पर्सन होता है, वो अपनी इनकम पर टैक्स भरता ही है, तो फिर वो कंपनी की इनकम पर टैक्स क्यों भरे? टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट तो शेयर होल्डर का होता है, टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट शेयर होल्डर का होता है, वो शेयर होल्डर भी करेंगे। तो चूंकि डायरेक्टर खुद अपना इनकम टैक्स अलग से भरता है, डबल टैक्सेशन क्यों हो बेटा? तो इसलिए तो क्या करना है, सॉल्यूशन, नेट प्रॉफिट should be before tax for net profit as per section 198. So if given net profit is after tax, then add back provision for income tax made during the year. इसलिए प्रोविजन यदि घटा हुआ है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स घटा हुआ है, तो वो एड बैक कर देंगे, वो डायरेक्टर बियर नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी इनकम पर अलग से टैक्स भरेगा। तो वो अपनी इनकम पर अलग से इंडिविजुअली टैक्स भर रहा है, तो कंपनी का टैक्स वो बियर क्यों करे? टैक्स तो कंपनी के लिए ऑर्डिनरी खर्चा है, टैक्स तो कंपनी का ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, जिसको शेयर होल्डर बियर करेंगे, क्योंकि टैक्स के बाद वाला नेट प्रॉफिट तो मिलता है शेयर होल्डर को। इसलिए नेट प्रॉफिट, हाँ इस पे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, सिंपल सी बात है कि क्या है एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर टैक्स घटा हुआ है तो वापस जोड़ दो, ताकि वो डबल डबल टैक्स बियर ना करे। ये बात आई थिंक इतनी सफिशिएंट है कि यदि नेट प्रॉफिट में टैक्स प्रोविजन घटा हुआ है तो हमें एड बैक कर देना चाहिए। तो उसको 5% जो मिलेगा वो कौन से वाले प्रॉफिट का? प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। बेटा जैसे प्रॉफिट 80 लाख था बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें टैक्स लग गया 30% लगता ही है, कम से कम 24 लाख। नेट प्रॉफिट ये बचा 54 लाख। यदि आप इसका 5% दोगे, आपने इसका 5% दिया, तो इसका मतलब तो उसने इस टैक्स का भी 5% बियर कर लिया ना, उसने तो इस टैक्स का भी 5% बियर कर लिया। हाँ 56, यदि आपने 56 लाख का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया, 56 लाख का 5% दिया, मतलब तो आपने 24 लाख का भी 5% उससे बियर करवा दिया, और इसका 80 लाख का 5% दिया, तो उसका मतलब उसने टैक्स बियर नहीं किया, तो वो टैक्स बियर क्यों करे? टैक्स तो कंपनी का यूजुअल से एक्सपेंसेस है, जो शेयर होल्डर को बियर करना है, कंपनी को बियर करना है, डायरेक्टर को नहीं। इसलिए समझ में आ गया होगा, बस आया हो या ना आया हो इतना बताना मेरा काफ़ी है, क्योंकि बेटा इससे ज़्यादा लॉजिक देना संभव नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा लॉजिक, किताब में भी नहीं, कहीं वीडियो में भी नहीं। जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा लॉजिक आपको कहीं नहीं मिलेगा बेटा, यही इसी से आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ठीक है, भी समझ में आ गया? ठीक है, अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्या, ये डायरेक्टर बियर करेगी नहीं करे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन
जैसे फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हुआ, वर्कर का हाथ डैमेज हुआ, उसको 40-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख हर्जाना देना पड़ा। ये डायरेक्टर बियर करेगा कि नहीं करेगा? सिंपल सी बात है, बिल्कुल काफी बच्चे सही बोल रहे हैं बेटा। वर्कमैन, ये तो एक्चुअल लॉस है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन तो एक्चुअल लॉस है, तो एक्चुअल लॉस तो वो बियर करता है। अभी नहीं पढ़ा था, वर्कमैन को कॉम्पनसेशन दिया, ये तो एक्चुअल लॉस है, एक्चुअल लॉसेज वो बियर करेगा डेफिनेटली। बिजनेस के दौरान ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, वर्कर को डैमेज हुआ तो उसको देना पड़ा कॉम्पनसेशन, तो ये तो डायरेक्टर बियर करेगा क्योंकि ये बिजनेस के दौरान हुआ है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब एक्सीडेंट होना कोई भली एक्सेप्शनल बात हो, एबनॉर्मल हो, लेकिन जो भी है तो ये डायरेक्टर बियर क्यों ना करे? पार्ट ऑफ बिजनेस लॉस है और डायरेक्टर का भी इसमें रोल है कि नहीं? क्यों उसने ठीक से मैनेज नहीं किया, क्यों होने दिया एक्सीडेंट, जो भी हो, तो ये तो एक्चुअल लॉस है ना, एक्चुअल लॉस तो बियर करेगा। लेकिन बस एक्ट ने, सेक्शन 190 ने एक उसमें अड़ंगा डाल दिया है, बस सेक्शन 198 ने इसमें अड़ंगा डाल दिया है। वो क्या है? कंपनसेशन पेड या पेबल एज पर वर्कमैन compensation act is deductible only। जो कॉम्पनसेशन एज पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट पेबल है वो डिडक्टेबल है। और बेटा है तो ये तो एक्चुअल लॉस ही है, तो एक्चुअल लॉस तो बियर करता, पर इसमें कहां तक का वो बियर करेगा और कौन सा बियर नहीं करेगा? जो एज पर एक्ट, जो कोर्ट ने अवार्ड किया है, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जो एज पर लॉ बनता है, एज पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट बनता है, उतना तो वो बियर करेगा, उतना डिडक्टेबल है। पर यदि कंपनी उससे ज्यादा दे रही है तो वो डिडक्टेबल नहीं है, वो डायरेक्टर बियर नहीं करेगा। समझो एग्जाम्पल, कॉम्पनसेशन पेड टू वर्कर ₹12 लाख, एज पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। इट वॉज 10 लाख। एक कहता है कि भाई 10 लाख दो, पर कंपनी की अपनी जो इंटरनल पॉलिसीज है बना रखी कंपनी ने अपने वर्कर वेलफेयर के लिए, वो कहता है कि इसको 12 लाख दो। तो कंपनी की अपनी इंटरनल पॉलिसी थी 10 लाख, तो जो एक्ट कहता है वो तो मिनिमम बोलता है कि आपको 10 लाख तो देना ही पड़ेगा। कंपनी उससे ज्यादा देना चाहे तो देना, और कंपनी ने 12 लाख दिया, उसकी अपनी इंटरनल मैनेजमेंट। अब यहां पर एज पर सेक्शन 198 डायरेक्टर किसको बियर करे? तो सेक्शन 198 ने क्या कहा कि डायरेक्टर कौन सा वाला बियर करेगा? जो एज पर एक्ट है वो तो बियर करेगा, 10 लाख तो बियर करेगा, पर वो 10 लाख के ऊपर जो दिया वो 2 लाख बियर नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका? नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल जो भी दिया हुआ हो, बताओ इस नेट प्रॉफिट एज पर पीएल में कौन सा वाला घटा हुआ होगा? हाँ आप सही बोल रहे बेटा, सही सही सॉल्यूशन दे रहे, 2 लाख जोड़ने की बात सही कर रहे हैं बेटा। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल में कौन सा वाला घटा होगा? कॉम्पनसेशन कौन सा वाला घटा होगा? डेफिनेटली 12 लाख घटा होगा। वो तो सिर्फ सेक्शन 198 बोलता है कि 10 लाख तक तो डायरेक्टर बियर करता है, तो 198 सेक्शन बोलता है फॉर रफ वर्क, लेकिन बुक्स में तो 12 लाख घटा होगा ना, तो इसमें से ऐड कर दो कॉम्पनसेशन अबो एक्ट। जो 12 लाख दिया उसमें एक में 10 था, तो 2 लाख जोड़ना पड़ेगा आपको, 2 लाख जोड़ देंगे बस। मतलब डायरेक्टर 10 लाख तो बियर करेगा, जो एज पर एक्ट बनता है वो तो बियर करेगा, क्योंकि तो कंपनी का एक्चुअल लॉस है ना, वो क्यों नहीं बियर करेगा? लेकिन 2 लाख जो कंपनी ने वॉलंटरी दे दिया,
दैट मीन्स फाइनली voluntary compensation will not be bear by directors. बेटा जो कंपलसरी है, जो एज पर एक्ट है वो बियर करेगा, और वॉलेंट्री वाला वो बियर नहीं करेगा। फाइनली यही हुआ। हाँ, 10 का नेट इफेक्ट आएगा, 10 लाख वो बियर कर लेगा, बस 12 लाख घटा हुआ था, 2 लाख जोड़ दिया तो 10 लाख घटा रह गया, 10 लाख उसने बियर कर लिया, 10 लाख में उसको हिस्सा मिल गया। ये हमने समझा रिगार्डिंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा, और क्लियर हो ही जाना चाहिए, इसमें कुछ और कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लो, हमें इस पर पीएचडी नहीं करनी है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है तो क्या और वगैरह क्या है, बेटा जो बता रहा हूँ वो समझ लो, बहुत है। मैं जो बता रहा हूँ उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैंने क्या हुआ बेटा, ऐसे तो मैं यदि पढ़ाना शुरू करूँ ये चैप्टर तो महीना भर भी कम पड़ जाएगा। मुझे चलना है एग्जाम ओरिएंटेड, तो इसलिए मैं वही बात बता दूँ जो जरूरी है वो आपको, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं छूटेगी जो आपको बताना चाहिए और मैंने नहीं बताई। एक से ज़्यादा नहीं देगी होगी। बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अपने रतन टाटा है, वर्कर के लिए बहुत उनको सिंपैथी है, वर्कर के लिए बहुत वेलफेयर उनकी पॉलिसी बहुत बढ़िया है। मान लो एक के अंदर कहीं ऐसा हुआ है कि क्लॉज बहुत कम का है, पर कंपनी ने वर्कर को अपनी तरफ से ज़्यादा दिया, तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है बेटा। टाइम हो गया, टाइम कितनी बजे का हो गया, टाइम हो गया क्या बेटा, 3:15 है ना। सही टाइम बताओ बेटा मुझे, सही टाइम। हाँ अर्चित, 15 मिनट है ना अभी। ये बच्चे फिर कैसे बोल रहे हैं। हाँ तो EIS 3:10 पे होती थी, अकाउंट तो अपना टाइम बढ़ेगा ना बेटा, वो EIS का टाइम था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। बेटा ये टाइम वेस्टेज आपको बहुत भारी पड़ेगा, आप बेवजह टाइम वेस्ट करो बेटा। अभी जब 3:15 तो वैसे भी टाइम था, चलो छोड़ो छोड़ो, ठीक है कोई बात नहीं। 15 मिनट और है बेटा अपने पास, वो EIS का टाइम खत्म होता है। EIS की जगह मैंने आप अकाउंट्स अभी ले लिए पहले, ठीक है बेटा। ये टाइम मैं आप ही के लिए दे रहा हूँ, आप ही का स्कोर जल्दी होगा, आप ही के फायदे में रहेगा। जितना टेस्ट स्कोर्स आगे जाएगा ना तो उतना भविष्य आपका बर्बाद होगा बेटा। हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए बेटा, आप और नई चीज पढ़ते हैं रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। बेटा शेड्यूल चेंज हर्षित नहीं करता, फैकल्टी की कोई इनिशियल प्रॉब्लम आती है। अभी सागर सर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कहा मैं बाद मिलूंगा, तो उसमें और क्या कर सकते हैं बेटा। आप भी ह्यूमन बींग हो के नहीं हो कि शेड्यूल चेंज कैसे हो गया, क्यों हो गया। बेटा थोड़ा सा सोचो, कोई जरूरत बेवजह हम शेड्यूल चेंज नहीं करते हैं, हमें कोई मजा नहीं आता कि कोई घूमने चला गया। बेटा शेड्यूल चेंज होता है कुछ इनिशियल प्रॉब्लम की वजह से। फालतू की बातें करते हो बेटा, थोड़ा सा ह्यूमन बींग तो रहो आप लोग। कि सर शेड्यूल चेंज बार बार होता है तो वो क्या हर चीज़ अपनी मर्जी से करता है कि टीचर की वजह से करता है, उसको क्या मजा आ रहा है। वो चेंज अपनी मर्जी मन से करेगा कि नहीं अकाउंट पहले लगा लो, EIS बाद में कर दो। कैसे मतलब बेटा थोड़ा तो ह्यूमन बींग रहो, कि थोड़ा तो सोचो कि आपको बस सिर्फ शिकायत ही करना आता है बेटा, कि सर वो टाइम शेड्यूल बदल गया तो हर चीज़ ने क्या कर दिया, ये क्या गुनाह कर दिया और क्या आप पर सितम हो गया कि हमारा शेड्यूल बदल गया। छोड़ो बेटा फालतू की बातें मत करो। चलिए हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन के बारे में ऐसा है बेटा, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में अलग रेट्स होती है। इनकम टैक्स की अपनी अलग ही रेट्स है डेप्रिसिएशन की असेट्स पर। तो आपको ये इनकम टैक्स निकालना है तो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स अलग से कटता है। वो रेट काफी हायर होती है, अलग होती है। और कंपनीज एक्ट की रेट अलग होती है। कंपनीज एक्ट की शेड्यूल में अलग रेट दी गई है। कंपनीज एक्ट भी बताता है कि बेटा इसलिए शायद कंपनीज एक्ट ने क्या कर रखा होगा कि हर कंपनी अपने अपने हिसाब से कहीं डेप्रिसिएशन न लगा दे, तो प्रॉफिट फिर कंपेरेबल नहीं रहेगा ना। पूरे इंडिया की सारी कंपनी एक असेट पर, एक तरह के असेट पर एक ही रेट से डेप्रिसिएशन लगाए तो उससे अकाउंटिंग में होगी यूनिफॉर्मिटी, सिमिलरिटी, एक जैसी अकाउंटिंग होगी ना, ताकि प्रॉफिट कंपेरेबल रहेंगे।
अब बिल्डिंग पर एक कंपनी लगा रही 5%, एक लगा रही 25%, तो 25% वाला का प्रॉफिट तो धड़ाम से नीचे आ जाएगा और दिखाई देगा प्रॉफिट बहुत कम है, जबकि ए ने तो 5% ही लगाया, तो बेटा फिर प्रॉफिट कंपेरेबल कैसे रहेगा? इसलिए यूनिफॉर्मिटी सिमिलरिटी के लिए उन्होंने डेप्रिसिएशन की रेट डिसाइड कर दी है कंपनीज एक्ट में। तो सेक्शन 198 बोलता है कि डेप्रिसिएशन घटना चाहिए, बिल्कुल घटना चाहिए। डायरेक्टर डेप्रिसिएशन बियर करेगा, पर कौन सा वाला? जो एज पर कंपनीज एक्ट में जो रेट दी गई वो वाला बियर करेगा। तो रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, तो रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन shall be deducted which was calculated as per rates given in कंपनीज एक्ट। बेटा हमें उससे मतलब नहीं वो शेड्यूल क्या है क्या नहीं है, वो शेड्यूल क्या है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है बेटा। तो क्या है? डेप्रिसिएशन शेल बी डिडक्टेड विच वाज कैलकुलेटेड एज पर रेट गिवन इन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में जो रेट गिवन है वो वाला डेप्रिसिएशन घटेगा, कंपनीज एक्ट वाला डेप्रिसिएशन घटेगा। लेकिन अब देखिए बेटा, जो कंपनीज एक्ट की शेड्यूल है वो शेड्यूल 10 वगैरह कुछ है बेटा, वो उससे मुझे मतलब नहीं, मैं ना उसको रटना चाहता हूँ ना आपको रटवाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए एक बर्डन है। जरूरत होती तो बिल्कुल वो खुद बोल देता, जरूरत नहीं। जो डेप्रिसिएशन की रेट कंपनीज एक्ट में दी गई है वो डेप्रिसिएशन घटना चाहिए। यदि कुछ और घटा हुआ है तो मैं आपको एग्जाम्पल की बताता हूं। एग्जाम्पल, यहां पर ये नेट प्रॉफिट है, ये पीएनएल है, यहां डेप्रिसिएशन घटा हुआ है 30 लाख और ये नेट प्रॉफिट है 95 लाख। और नीचे दिया है डेप्रिसिएशन एज पर रेट्स गिवन इन कंपनीज एक्ट, वो है ₹21 लाख। 21 लाख का डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट है, इस 21 लाख का डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट है। अब क्या करें? तो बेटा इसमें सिंपल सी बात है, मैं क्या बताऊं इसमें, तो आपसे मैं सॉल्यूशन में खुद ही बताता हूं। तो बेटा जो सेक्शन 198 बोलता है कि जो एज पर कंपनीज एक्ट है वो डेप्रिसिएशन डायरेक्टर बिल्कुल बियर करेंगे, तो उन्हें बियर करना चाहिए 21 लाख, उन्हें 21 लाख बियर करना चाहिए, पर उन्होंने अभी नेट प्रॉफिट में 23 लाख घटा रखे हैं। तो हमें 23 इस 95 वाले नेट प्रॉफिट में जो 23 लाख घटा हुआ है वो जोड़ देना चाहिए और 21 लाख घटा देना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट एज पर P&L जो 95 लाख दिया है वो लिखो, ऐड करो डेप्रिसिएशन एज पर P&L 23 लाख, ऐड कर दो, लेस कर दो डेप्रिसिएशन एज पर एक्ट 21 लाख घटा दो, बस ये आएगा 97 लाख। या आप डिफरेंस भी कर सकते हो बेटा, आप डिफरेंस भी कर सकते हो, यानी आप सिर्फ 23 लाख जोड़कर 21 लाख घटाने के बजाय 2 लाख भी जोड़ सकते थे, चलेगा। और मैंने इजी करने के लिए जो डेप्रिसिएशन एज पर बुक से एज पर P&L वो जोड़ दो और जो एज पर कंपनीज एक्ट वो घटा दो, तो डेप्रिसिएशन डायरेक्टर बियर करेंगे पर वो 21 लाख, क्योंकि बेटा दुनिया हिंदुस्तान के सारे डायरेक्टर एक जैसा डेप्रिसिएशन बियर करे ना, तो सभी को 21 मतलब एज पर एक्ट है वही वाला डेप्रिसिएशन बियर करना चाहिए। यदि कंपनी ने अपनी मर्जी से, अकाउंटेंट ने अपनी मर्जी से कुछ और लगा दिया है तो वो एड बैक कर देंगे और जो एज पर एक्ट है वो घटा देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की हर कंपनी में डायरेक्टर को रेम्युनरेशन मिलते वक्त ये वाला घटना चाहिए जो एज पर एक्ट है, इसलिए एज पर एक्ट वाला घटेगा और अदर वाला जो घटा हुआ है वो जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें तो कुछ ज्यादा समझने का है नहीं। तो ये है डेप्रिसिएशन के बारे में आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। हाँ, अब बेटा दूसरी कुछ चीज, हाँ बेटा ये तो बहुत इजी था। हाँ मैं तो ठीक हूँ बेटा।
बड़ा गुस्सा आता है कुछ बच्चों को देखकर, इरिटेटिंग बच्चे होते हैं मुझे, मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ कि ये हमारा शेड्यूल चेंज हो जाता है तो उनको इसमें तकलीफ होगी। चलो छोड़ो बेटा उन बच्चों को। हाँ, और चीज़ें बातें करते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हाँ, अरे बेटा मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं कुछ बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। कुछ नहीं हुआ बेटा, मुझे कोई कोल्ड नहीं हुआ, मैं एसी के जस्ट नीचे बैठता हूँ। हाँ बेटा, पढ़ने वाले बच्चों की प्रॉब्लम तो होती है, मुझे वही रखना पड़ेगा। और अब ऐसे बच्चों को तो हम यहाँ से इनको चैटिंग से बाहर कर देना चाहिए कि वो चैटिंग आगे कर ही नहीं पाए। ऐसे बच्चों को तो हम चैटिंग से बाहर करेंगे बेटा, जो फालतू की चैटिंग करते हैं। हाँ चलो हम ठीक है। अब बेटा एक चीज़ और बेटा, जैसे मैंने बात की कि कैपिटल प्रॉफिट में डायरेक्टर को हिस्सा नहीं मिलता, जो ये बात हम कल करने वाले हैं। तो कैपिटल लॉसेस का क्या? कैपिटल लॉसेस, कैपिटल प्रॉफिट जो है, जब वो डायरेक्टर को उसमें हिस्सा नहीं मिलता तो डायरेक्टर क्या बोलेंगे, भाई जब कैपिटल प्रॉफिट में हमें हिस्सा नहीं मिलता तो हमें कैपिटल लॉसेस बियर नहीं करना चाहिए। यदि इन्वेस्टमेंट के सेल पर होने वाला प्रॉफिट में हमें हिस्सा नहीं मिलता तो उसी इन्वेस्टमेंट के लॉस पर होने वाला उस लॉस को भी हम बियर क्यों करें? लॉजिकल है कि नहीं? यदि आप जमीन के सेल पर होने वाले प्रॉफिट में उसको हिस्सा नहीं दे रहे हो तो उसी जमीन के सेल पर जो लॉस हुआ, बिंग कैपिटल लॉस, क्या उसमें डायरेक्टर शेयर करेगा? क्या वो लॉस बियर करेगा? नहीं करेगा ना बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल लॉजिकल है। तो आपको कैपिटल लॉसेस डायरेक्टर बियर नहीं करता। यदि क्वेश्चन ने कैपिटल लॉसेस घटा रखे हैं तो आपको, यदि कैपिटल लॉसेस घटे हुए हैं तो आपको एड बैक कर देना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल है बेटा, सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, रट भी लो और समझ भी लो तो बहुत बढ़िया है, और समझना तो बहुत बेस्ट है ही। तो जब कैपिटल प्रॉफिट में उनको हिस्सा नहीं मिलता तो कैपिटल लॉसेस वो बियर क्यों करेंगे? तो कैपिटल प्रॉफिट यदि जुड़ा है तो हम घटा देते हैं, तो कैपिटल लॉसेस यदि घटे हुए हैं तो वापस जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टर उसमें बियर नहीं करेगा। तो हमें प्रॉफिट को बिफोर कैपिटल लॉस लाना पड़ेगा, उसमें उनको हिस्सा देंगे 5%। तो कैपिटल लॉस के बारे में हमने सोचा कि वो बियर नहीं करेगा, लेकिन इसमें फिर वही आ गई, वही डेप्रिसिबल और नॉन डेप्रिसिबल। मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, कल समझाऊंगा। लैंड और इन्वेस्टमेंट है नॉन डेप्रिसिबल असेट, उस पर लॉस यानी कैपिटल लॉस होता है, वो हमेशा एड बैक करना ही है। लेकिन डेप्रिसिबल असेट, डेप्रिसिबल असेट का लॉस कभी भी एड बैक मत करना। डेप्रिसिबल असेट का लॉस कभी भी एड बैक मत करना, वो डायरेक्टर बियर करेंगे। डेप्रिसिबल असेट का लॉस वो बियर करेंगे। फर्नीचर बिका, बियर करेंगे। फर्नीचर पे जो लॉस हुआ बेचने पर वो बियर करेंगे। मशीन के बेचने पर लॉस हुआ वो बियर करेंगे। इक्विपमेंट बेचने पर लॉस हुआ वो बियर करेंगे। लेकिन लैंड और इन्वेस्टमेंट जैसी असेट जो नॉन डेप्रिसिबल है उसका लॉस वो बियर नहीं करेंगे। अब बेटा मैं कल समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, अच्छे से बताऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि एक बार तो थोड़ा बता दूं। बेटा सोचो, मैं रफली बता रहा हूं, कल अच्छे से लिखवाऊंगा। हाँ बेटा फुल लॉजिकल। जैसे 10 लाख का फर्नीचर, 10 लाख की मशीन है, इस पर डेप्रेशन लग चुका है 8 लाख और डब्ल्यूडीबी बची है 2 लाख। ये बिकी सोल्ड, ये बिकी 0.80 में, 1.2 का लॉस। अब बेटा मेरी बात सुनना, डायरेक्टर 8 लाख तो बियर करेंगे ना, डेप्रेशन तो बियर करेंगे ना, वो कर चुके हैं। 8 लाख का डेप्रेशन जो लग चुका है वो तो डायरेक्टर बियर कर चुके हैं। ठीक है भाई। बेटा देखो एक्चुअली तो मैं बताऊं, 10 लाख की मशीन थी, यूज में आते 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 वो बिकी 0.80 लाख में, तो कंपनी को 9 लाख 20 का लॉस हुआ। ये जो लॉस हुआ, 10 लाख की मशीन थी, उसके बेचने पर 80,000 ही मिला, 9.2 का कुल है, इसमें डेप्रिसिएशन 8 लाख तो लग चुका है और 1.2 डेप्रिसिएशन नहीं लगा था। डायरेक्टर ने 8 तो बियर कर लिया, पर 1.2 बियर करना बाकी है, वो बियर करेगा 1.2। वो क्यों बियर करेगा समझो, एक तरह से ये ऑपरेटिंग लॉस है बेटा, ये ऑपरेटिंग लॉस है। 10 लाख की मशीन 80,000 में बिकी, 9 लाख 20,000 का लॉस हुआ। ये मशीन की यूजेस की वजह से कमी आई ना, मशीन के यूजेस की वजह से, मशीन को बिजनेस में यूज किया, प्रोडक्शन में यूज किया, उसकी वजह से उसकी वैल्यू में 9 लाख 20 की कमी आई है। यदि 9 लाख 20 की कमी आई है बिजनेस में यूजेस की वजह से, तो फिर उसे बियर भी 9 लाख 20,000 करना चाहिए, उसने अभी 8 लाख की बियर किया है। तो डेप्रिसिबल एसेट पर जो लॉस होता है ना बेटा, वो
उन्होंने डेप्रिसिएशन कम लगाया। क्या बात स्तुति, बहुत सही बोला, उन्होंने डेप्रिसिएशन कम लगाया। बेटा ये एक तरह से लॉस नहीं, ये है शॉर्ट डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड प्रीवियसली। बेटा मेरी बात सुनो, ये है अब 2 मिनट बचे मेरे पास, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। बेटा क्या होता है, हम असेट पर, एक आपको ध्यान होगा, असेट लेस एस्टिमेटेड वैल्यू से डेप्रिसिएट करते हैं। जैसे मैं आपको बिल्कुल जैसे आपकी असेट है 10 लाख की, उसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ, मान लो लग रहा है कि जब इसकी लाइफ खत्म होगी तब इसको बेचने से 1 लाख मिलेगा, तो हम बेटा क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कितना लगाते हैं, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड वो 9 लाख होता है। आपने 11th क्लास में सीखा या 12 में सीखा मुझे पता नहीं, कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है ना, कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बचा हुआ आप राइट ऑफ करते हो, 11 में सीखा था ना बेटा। तो आप डेप्रिसिएशन कितना लगाते हो, 9 लाख। हाँ तो बेटा आपका फिर से देखो, असेट थी 10 लाख की, आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड चार्ज ड्यूरिंग द लाइफ 9 लाख, डब्ल्यूडीवी कितनी बची, 1 लाख। अब ये असेट 1 लाख की डब्ल्यूडीवी थी, ये सोल्ड एट 0.20, तो 0.80 का लॉस हुआ, सोल्ड एट 1.2। अब बेटा मेरे पास सोचो, यदि हमें पहले से पता होता कि 10 लाख की असेट की एस्टिमेटेड रियलाइज वैल्यू जो आपने 1 लाख सोची थी कि 1 लाख में बिकेगी और एक्चुअल में बिकी 20,000, ये आपका एक एरर है एस्टिमेशन। यदि हमें पहले से पता होता कि असेट 0.2 में ही बिकेगी, यदि आपके उसकी रियलाइजेबल वैल्यू आपने सही ढंग से एस्टिमेट की होती तो आपको पता होता कि 0.2 ही मिलने वाला है उसके बेचने पर, तो आप डेप्रिसिएशन 9.2 लगाते, उसमें से आप 9 लगा चुके हो, सॉरी 9.8। 10 लाख की असेट के बारे में आपको पता होता कि वो 0.2 में बिकने वाली है, तो आप अभी तक 9,80,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके होते, पर आपने लगाया सिर्फ 9 लाख है। तो 0.8 क्या है, जो लॉस आ रहा है आपका वो लॉस नहीं, शॉर्ट डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड प्रीवियसली है। बेटा ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, अनरिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन या शॉर्ट डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड प्रीवियसली, लॉजिक लगाओगे ना बेटा फटाफट समझ में आएगा। मैं कल फिर से बताने वाला हूं, मैं जानता हूं। कुछ बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रटने वाली बात तो ये आप समझना, मैं कल फिर से बताऊंगा। डेप्रिसिएबल असेट पर जब भी लॉस हो उसको केवल लॉस मत मानो, वो घटा रहने दो, लेकिन नॉन डेप्रिसिएबल एसेट पे लॉस है तो उसे जोड़ दो, सिंपल सी बात है। तो बेटा मैं बस क्या बोल रहा हूं, डेप्रिसिएबल एसेट्स पे जब भी लॉस होता है तो वो लॉस नहीं, बल्कि वो डेप्रिसिएशन जो हम लगाने से रह गया, और वो लॉस तो ऑपरेटिंग लॉस है, असेट की वैल्यू में कमी आई है बिजनेस के यूजेस की वजह से, इसलिए वो लॉस डायरेक्टर बियर करेंगे, तो वो लॉस ऑपरेटिंग लॉस है, वो डायरेक्टर बियर करेंगे। लेकिन नॉन डेप्रिसिएबल एसेट लाइक लैंड पर लॉस, इन्वेस्टमेंट पर लॉस, जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उस पर जो लॉस हुआ है वो डायरेक्टर बियर नहीं करेंगे। तो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट का लॉस एड बैक करना चाहिए यदि घटा हुआ है तो, लेकिन डेप्रिसिएबल एसेट का लॉस यदि घटा हुआ है तो उसे एड बैक करने की जरूरत नहीं है। यदि इवन उल्टा नहीं घटाए तो आपको घटाना चाहिए, डेप्रिसिएबल एसेट का लॉस तो डायरेक्टर बियर करेंगे। एस्टिमेशन गलत हो गया, यस हिमांशी राठौड़, यस एस्टिमेशन गलत हो गया। एडवांस का टेस्ट करवा दो बेटा, ठीक है अर्पण, आर्यन एक चीज बता दो कि हमको कि सुबह सुबह ब्रेक मिलता है, ये बेटा मुझे व्हाट्सएप पे आप आपकी समस्या व्हाट्सएप पे लिखो। हाँ बेटा मेरे नाम से क्लास में आया, सब देख लेंगे हम, उसका नाम हमें पता पड़ जाएगा कौन था। ईआईएस का भी शायद मेरे बाद में ईआईएस होगी शायद। हर्षित चेक कर रहा था कि कौन बच्चे फालतू मैसेज कर रहे हैं, वो चेक कर रहा है, वो मैसेज चेक कर रहा है कि कौन बच्चे फालतू इरिटेट करने वाले मैसेज डाल रहे हैं, कौन बच्चा क्या कर रहा है, ताकि उसको हम चैटिंग से बाहर कर दें। थैंक यू बेटा। वर्कमैन का क्या रिपीट कर दो बेटा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन डायरेक्टर वही बियर करेगा जो एक्ट में है, और एक्ट के ऊपर यदि वॉलंटरी है तो वो डायरेक्टर बियर नहीं करेगा। हेलो, नहीं है क्या, अच्छा इसके बाद फिर मेरी वो सिंगल एंट्री है क्या।
हम्म। मेरे को बताओ ना कौन बच्चे, उनको फ़ोन पे बात करता हूँ कि अर्ली बर्ड के 2 बच्चों का नाम हटाया है, वो अच्छे बच्चे थे, पर मैं उनका नाम उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। अरे एक उनके पेरेंट्स के नंबर भी हैं क्या अपने पास? तो अपन उनके पेरेंट्स से बात करें कि किससे बात करें? या तो वो 2 बच्चे जो फालतू की हरकत कर रहे थे अर्ली बर्ड वाले, या तो मुझे खुद व्हाट्सएप पे बोल दे कि क्या है ये, नहीं तो मैं उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ। हाँ, हाँ, तो वो अपन शब्द उनके पेरेंट्स को बताएँगे ना, और पूछेंगे उनके पेरेंट्स से कि क्या आप वो सही मानते हैं, अपने बच्चों की ये हरकत को सही मानते हैं, तो ठीक है भाई। यदि पेरेंट्स सही मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हमें तो। हुँ, हुँ। अर्ली बर्ड के 90 बच्चों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया टेलीग्राम का, और एक बच्चा रिकवरी लेके सबको वहाँ देता था। तो वो हमने रिकवरी बंद कर दी है अर्ली बर्ड की, हाँ, ठीक है बेटा। तो अभी ये इसकी बेच आज नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जो सिंगल एंट्री की बेच है वो 10 मिनट बाद होगी, 3:40 से। सेम लिंक पे, इसी लिंक पे ना? मतलब अभी 3:40 पे इसी लिंक पे आएंगे ना वापस? 3:40 पे जो 25 मार्च वाले बच्चे हैं, उनको सिंगल एंट्री की बैच फिर से स्टार्ट होगी 3:40 पर। और बाकी सब लोग मीटिंग लीव कर दे, ई आई की बैच नहीं है। और 4 बजे उनकी टैक्स है ना, फिर 4:35 पे नई लिंक मिलेगी फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, ओके।